हाँ, मैं हरिदास मीणा, आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बी ए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट में प्लेटो के आदर्शवादी राज्य के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। प्लेटो का आदर्शवादी राज्य का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें प्लेटो ने आदर्शवादी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसने आदर्शवादी राज्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अब हम प्लेटो के आदर्शवादी राज्य के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे और इसका गहराई से अध्ययन भी करेंगे। प्लेटो का आदर्शवादी राज्य का सिद्धांत। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। आदर्श राज्य के स्वरूप का निर्धारण करने में उसने केवल इस दृष्टि से विचार किया है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और उसने इस बात को ध्यान में नहीं रखा है कि क्या विद्यमान राज्य आदर्श राज्य की इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वस्तुतः यह एक नितांत गौण प्रश्न है। प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है दार्शनिकों का शासन। प्लेटो के आदर्श राज्य की सर्वप्रमुख विशेषता दार्शनिकों का शासन है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ स्वयं अपने हितों का पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है और समुदाय के हितों की पूर्ति करना अपना सर्वप्रमुख तथा एकमात्र कर्तव्य समझता है। वह सत्य का अन्वेषक होता है और उसमें एक श्रेष्ठ आत्मा के सभी लक्षण होते हैं। आदर्श राज्य के शासन को दार्शनिकों का निरंकुश या असीमित राज्य कहा जा सकता है, क्योंकि दार्शनिक राजा लिखित कानूनों और जनमत के दबाव से बिल्कुल स्वतंत्र है। दूसरी विशेषता है निरंकुशता, असीमित नहीं। प्लेटो ने दूसरी विशेषता अपने आदर्शवादी राज्य की बतलाई है, निरंकुशता, असीमित नहीं। प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक वर्ग को असीमित निरंकुशता प्राप्त नहीं है। यद्यपि दार्शनिक शासक पर लिखित कानूनों या जनमत का नियंत्रण नहीं है, लेकिन इस कारण इसे असीमित निरंकुशता नहीं कहा जा सकता। वह यूनानी साहित्य की प्रचलित अर्थों में स्वेच्छाचारी शासक नहीं है। दार्शनिक राजा इस बात के लिए बाध्य है कि वह संविधान के मूल उपबंधों का पालन करे, अर्थात उसका निरंकुशता असीमित नहीं है। उस पर संविधान के जो मूल 4 उपबंध हैं वे उस पर लागू होंगे और उनकी पालना वो करेगा। आदर्श राज्य में न्याय। प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है। न्याय ही राज्य की एकता को बनाए रखने वाला सूत्र है। प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करता है। चौथी विशेषता आदर्शवादी राज्य की है नागरिकों के 3 वर्ग। आदर्श राज्य के समस्त नागरिकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा उत्पादक वर्ग। ये वर्ग अपना अपना विशेष कार्य करते हैं। दार्शनिक वर्ग राजनीतिकता के कार्य से संबंधित है। सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा के कार्य से संबंधित है
और उत्पादक वर्ग श्रमिकों, कृषकों आदि के उपवर्गों में विभाजित होकर उत्पादन कार्यों में लगा हुआ है। प्लेटो ने प्रथम दो वर्गों शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को उच्च वर्ग या अभिभावक वर्ग का नाम दिया है। पांचवी विशेषता है कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। प्लेटो के आदर्श राज्य में कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत लागू है। प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्हीं कर्तव्य कार्यों का संपादन करता है जिन्हें करने के लिए वह सर्वाधिक योग्य है। छठवीं विशेषता है शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा शासकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। प्लेटो का विचार है कि शिक्षा राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुकूल हो। इसके लिए शिक्षा राज्य द्वारा सुनियोजित और नियंत्रित होनी चाहिए। सातवीं विशेषता है कुरुचिपूर्ण कला तथा साहित्य पर प्रतिबंध। प्लेटो के आदर्श राज्य में कला और साहित्य पर पर्याप्त नियंत्रण की व्यवस्था है। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से है कि अनैतिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली कोई भी वस्तु नवयुवक वर्ग के हाथों में न पड़ जाए। उसका विचार है कि केवल श्रेष्ठ साहित्य और कला ही प्रकाश में आनी चाहिए। आठवीं विशेषता है आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था। प्लेटो के आदर्श राज्य में अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और स्त्रियों के लिए के साम्यवाद की व्यवस्था की गई है। शासक और सैनिक वर्ग की न तो कोई संपत्ति होती है न ही परिवार। प्लेटो का विचार है कि यह साम्यवादी व्यवस्था ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है जिनमें अभिभावक वर्ग अपने कर्तव्यों का श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सकें। नर नारियों को समान अधिकार। आदर्श राज्य में प्लेटो नारियों को घर की चार दीवारी से बाहर निकालकर उन्हें शिक्षा, जीवन यापन, शासन आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुष के समान अधिकार प्रदान करता है। 10वीं विशेषता है सर्वाधिकारवादी राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य अपनी प्रकृति में सर्वाधिकारवादी है क्योंकि वह व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंध रखता है। अंत में प्लेटो की आदर्शवादी राज्य के संबंध में वेपर कहता है कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व हैं। ये आदर्शवादी राज्य की विशेषताएं देखने में मिलती हैं। अब विद्वानों ने इसकी आलोचना की है तो विद्वान इसकी कुछ आलोचना या दोष बताते हैं। पहला है स्वतंत्रता का निषेध। आदर्शवादी राज्य में लोगों को स्वतंत्रता नहीं है, उन पर नियंत्रण लगा हुआ है। एक सर्वाधिकारवादी राज्य प्लेटो का है जिसमें मानवीय स्वतंत्रता पर अंकुश लगा हुआ है। कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति अनुचित। दूसरी आलोचना है इसमें कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति से युवकों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, केवल उनका एक पक्ष ही विकसित होता है, अन्य पक्ष विकसित नहीं होते। व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व। प्लेटो ने आदर्शवादी राज्य में व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व दिया है। उसने व्यक्ति के 3 तत्वों के आधार पर नागरिकों के 3 वर्ग बतलाए हैं और व्यक्ति के मन के आधार पर राज्य की विशेषताएं बतलाई हैं। उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा। प्लेटो के आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग को न तो शिक्षा की व्यवस्था है, न ही शासन में स्थान दिया गया है, न ही उनको अधिकार दिए गए हैं। इस प्रकार उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा की गई है। 5वां है शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता। प्लेटो का आदर्शवादी राज्य में शासक वर्ग को निरंकुश सत्ता सौंप दी गई है। उस पर नाम मात्र के संविधान के प्रबंधों को लागू किया गया है। वैसे उनकी निरंकुश सत्ता है। कानून, संविधान, इनका कोई नियंत्रण नहीं है। केवल संविधान के 4 प्रबंध उस पर लागू रहेंगे, उनसे भी उसकी निरंकुशता
नहीं कम हो सकती। तो इस प्रकार से शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता जाहिर होती है। छठवीं है शासन के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा। प्लेटो के आदर्शवादी राज्य में कानून और सरकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति, न्यायालयों का प्रबंध और अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था आदि का वर्णन नहीं किया गया है। इससे शासन के आवश्यक तत्वों की नितांत उपेक्षा की गई है। दास प्रथा के बारे में मौन। प्लेटो का आदर्शवादी राज्य दास प्रथा के बारे में मौन स्वीकृति देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेटो ने इसे अपनी मौन स्वीकृति प्रदान की हो। अरस्तु ने आदर्शवादी राज्य की कुछ आलोचनाएं की हैं। पहली है, इसमें प्लेटो की साम्यवादी योजना मानवीय प्रकृति के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। दूसरी आलोचना है, प्लेटो का राज्य में पूर्ण एकता का विचार राज्य के लिए विनाशकारक है, क्योंकि राज्य की प्रकृति का मूल तत्व ही बोलता है। तीसरी आलोचना की है, प्लेटो अपने आदर्शवादी राज्य में निम्न वर्ग की बिल्कुल उपेक्षा करता है, जो कि राज्य की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है। प्लेटो की यह उपेक्षा समाज को दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित कर सकती है। इस प्रकार से प्लेटो का आदर्शवादी राज्य है वो एक प्रकार से दोषों से युक्त है। धन्यवाद। अब आगे इसका बाद में अध्ययन करेंगे। ये सिद्धांत पूरा हुआ।